Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। जैसे कि अभी आप जानते हैं रेलवे आरपीएफ 2024 के एग्जामिनेशन चल रहे हैं एंड वी आर कमिंग अप विद अ सीरीज ऑफ एग्जाम एनालिसिस वीडियो ऑफ रेलवे आरपीएफ एसआई आपके जो कांस्टेबल के एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनके लिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए और यू वांट एनी पर्टिकुलर वीडियो ऑन एनी टॉपिक देन यू कैन प्लीज कमेंट दैट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल इंपॉर्टेंट जीके जेएस के क्वेश्चंस जो कि आपके 2 दिसंबर 2024 के थर्ड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, उससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, सजेशन हो, रिकमेंडेशन हो, देन अगेन ऑल ऑफ दोज आर वेरी मच वेलकम ऑन आवर चैनल, सो प्लीज उसको कमेंट्स में मेंशन कर देना एंड वी विल कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर दैट। And apart from that, a lot of candidates out of you who were asking for yesterday's exam analysis, तो guys फर्स्ट शिफ्ट का डाल दिया गया है, ठीक है, 3 दिसंबर का। एंड फॉर ऑल अदर रेस्ट शिफ्ट्स के जो वीडियोस हैं वी विल बी कमिंग अप विद दैट शॉर्टली इन अ वेरी वेरी सून। एंड यस, अगर आप लोगों में से जिन भी कैंडिडेट्स ने रेलवे आरपीएफ के जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, इफ यू हैव गिवन द एग्जामिनेशन and if I miss out on any question in this particular video then do please comment that down below so that it helps the other candidates also। ठीक है, now without wasting any more time let's just quickly get into the video and look for the questions जो आपके 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के आरपीएफ के पेपर में पूछे गए थे। एंड बिफोर डूइंग दैट, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना मत भूलना बिकॉज दैट्स द ओनली वे दैट कनेक्ट्स अस टू यू एंड उससे आपको तुरंत से सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे एज एंड व्हेन वी कम अप विद अ न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल। ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो। सो गाइज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया था दैट इज कि जो टप्पा फोक म्यूजिक है इट्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए थे एंड यू हैड टू चूज वन स्टेट अमंग ऑल ऑफ दोस। ठीक है गाइज, तो जो टप्पा फेस्टिवल है दिस इज सॉरी टप्पा फोक म्यूजिक जो है इट इज रिलेटेड टू पंजाब, तो पंजाब इज द करेक्ट आंसर। एंड गाइस फोक ये जो आपके म्यूजिक होते हैं, फोक डांस होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो प्लीज सारे अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सा फेस्टिवल, कौन सा महोत्सव किस पर्टिकुलर स्टेट में मनाया जाता है। ठीक है, एंड अगर उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो दैट इज अवेलेबल ऑन द चैनल, यू कैन गो एंड वॉच दैट, इट विल हेल्प यू अलॉट। Okay, next question. Who prepared the draft of the Indian Constitution for the very first time? तो guys, Indian Constitution जब हमारा बन रहा था तो before coming up with the final result, obviously, the people were planning and making some, changes into it. तो उसके लिए काफी सारे drafts भी बनाए गए थे। तो जो draft था, जो Indian Constitution का बनाया गया था, वो बनाया था बी एन राव ने। So बी एन राव is the correct answer. एंड गाइज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बी एन राव, तो गाइज बी एन राव जो हैं उन्होंने सितंबर 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जिनको इनको टाइटल दिया गया था, उन्होंने वर्क स्टार्ट करा था ऑन प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था उससे पहले जो ब्लूप्रिंट तैयार करा था बी एन राव ने, इट हैपेंड इन सितंबर 1947। और जो असेंबलीज डायरेक्शंस आए थे उनकी तरफ, दे वर वेरी क्लियर, कंसोलिडेट ऑल कमिटी रिपोर्ट्स आर डिबेटेड एंड सेटल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंटिल नाउ इनटू हर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ब्लूप्रिंट कब तैयार किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच एम्पायर वाज द पंजाब एम्पायर केम इन कॉन्फ्लिक्ट? तो गाइस बाहमानी एम्पायर वाज द वन that was related to the Punjab Empire conflict. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय whom and where? गाइस समाज की स्थापना, अलग अलग मिशंस जो थे, इनकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं इस बार एसएससी में। तो इससे रिलेटेड जितने भी हैं, चाहे वो आर्य समाज है, ब्राह्मो समाज है, सत्यशोधिक समाज है, इस तरह के जितने भी हैं, एशिया, एशियन, आई थिंक इट वाज दैट सोसाइटी वाला भी था जो भी अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था, तो वो सारे आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके ओके, सो ब्राह्मो समाज की अगर हम बात करें तो गाइस जो ब्राह्मो समाज है इट वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय एंड द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, सो राजा राम मोहन रॉय आपको ऑप्शन में गिवन था तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एंड इफ वी टॉक अबाउट कि ये कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इट हैपेंड ऑन 20th ऑफ अगस्त 1828। और कहाँ हुई थी, तो इट हैपेंड इन कैलकाटा, जिसको अब कोलकाता बोला जाता है। ओके, कैलकाटा वेस्ट बंगाल में हुई थी, ठीक है। इट emerged as a response to prevailing social and religious issues, seeking to reform Hinduism and promote a more rational and ethical approach to religion, ठीक है। पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आपकी एक रैशनल और एक एथिकल अप्रोच होनी चाहिए, और हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए ये लेकर आया गया एक समाज, आप कह सकते हैं मिशन था, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज गिवन हियर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ bringing up with this Brahmo Samaj. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट हु फाउंडेड फोर्ट विलियम इन कोलकाता। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड गाइज, इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री एंड लुक फॉर द ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू फोर्ट विलियम, तो गाइज देर आर बेसिकली टू फोर्ट विलियम्स, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल फोर्ट विलियम है, इट वाज बिल्ट इन द ईयर 1696, और यहाँ पे आपसे वो ओरिजिनल वाला ही पूछा गया था। सो दिस वाज बिल्ट इन 1696 बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि भाई फोर्ट विलियम्स किसने बनवाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब बनवाया, 1696 में। और अगर बात करें कि किसके ऑर्डर्स के अंदर बनवाया, तो गाइस सर जॉन गोल्सबोरो थे, जिनके ऑर्डर्स के अंडर इस फोर्ट विलियम को बनवाया गया था, तैयार करवाया गया था। और पर्टिकुलरली अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट अ ईयर, नॉट इवन अ ईयर, ऑलमोस्ट 10 years, ठीक है, एक डेकेड लग गया था इस फोर्ट विलियम को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। एंड परमिशन वाज ग्रांटेड कि इस चीज को बनाया जाए, इस चीज को बिल्ड करा जाए, इसका निर्माण करा जाए, इसकी जो परमिशन थी, इट वाज गिवन बाय मुगल एम्परर औरंगजेब। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके गाइस, अगर हम आज के डेट में बात करें कि व्हाट इज हैपनिंग टू द फोर्ट विलियम दैट टुक ऑलमोस्ट 10 years, ऑलमोस्ट अ डेकेड टू गेट प्रिपेयर, तो उसकी आज क्या स्थिति है, आप कह सकते हैं क्या है। सो गाइस, टुडे जो फोर्ट विलियम है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी है उसके अंडर आती है वो प्रॉपर्टी आज के समय में। और जो हेडक्वार्टर्स हैं ईस्टर्न कमांड के, वो वहां पर बेस्ड हैं, मतलब वहां पर जो हेडक्वार्टर्स ईस्टर्न कमांड के हैं वो हैं, विद प्रोविजंस फॉर अकोमोडेटिंग 10,000 आर्मी पर्सनल। कम से कम 10,000 आर्मी पर्सनल वहां पर आज की डेट में मौजूद हैं। और जो आर्मी है वो उस प्रॉपर्टी को काफी अच्छे से गार्ड कर रही है, काफी अच्छे से सिक्योरली सेफ्टी उसको रख रही है। और जो सिविलियंस की एंट्री है वो वहां पर रेस्ट्रिक्टेड है, नो सिविलियन कैन एंटर दैट प्रॉपर्टी इन टुडेज डेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आर्टिकल 37 क्या है वो पूछा था। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी आर्टिकल्स हुए, अमेंडमेंट्स हुए, सूचियां हुआ, अनुसूचियां हुआ, जितने भी पार्ट्स हैं, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको सारे ही अच्छे से ध्यान में रखना है। Okay, so if we talk about Article 37, तो Article 37 is the one that states the provisions of the DPSP, ठीक है, जो directive principles हैं that are not enforceable in any court of law। कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, वो सारे प्रोविजंस आर्टिकल 37 देखता है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल होता है, एक इंसान, एक इंडिविजुअल इंसान जो होता है, दैट कैन नॉट अप्रोच द जुडिशरी टू डिमांड कंप्लायंस विद दीज प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कोई भी इंडिविजुअल रीच आउट नहीं कर सकता है जुडिशरी को, किसी भी तरह के कंप्लायंस को, किसी भी तरह की अगर वो प्रॉब्लम बताता है उसको डिमांड करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज देयर इन आर्टिकल 37। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रार्थना समाज से रिलेटेड आ गया। अब आपने देखा कि ब्राह्मण समाज का भी पूछा गया था, प्रार्थना समाज का भी पूछा गया था, ठीक है, एक ही पेपर में। तो आप समझ सकते हैं हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू टू नो ऑल ऑफ दीज। सो प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया था कि किस के द्वारा और कहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। सो गाइस, जो प्रार्थना समाज है, जिसको प्रेयर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है संस्कृत में, इट वाज अ मूवमेंट फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म। अगेन ये भी एक रिलीजियस और सोशल ही रिफॉर्म था, जिसको बॉम्बे में स्थापित किया गया था, स्टार्ट किया गया था, बेस्ड ऑन अर्लियर रिफॉर्म मूवमेंट्स। जो प्रार्थना समाज है वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया था 31 मार्च 1860।
7 मई जब केशव चंद्र सेन जो थे वो महाराष्ट्र विजिट करे थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। किसने किया? आत्माराम पांडुरंग ने। कब किया? 31 मार्च 1867 को। कहाँ किया? मुंबई में, जो कि तब बॉम्बे कहलाता था। इसको हम प्रेयर सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। और कब किया था? जब केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने महाराष्ट्र विजिट करा था। ठीक है, सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रार्थना समाज। सारे अच्छे से याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डीपीएसपी से रिलेटेड पूछा गया। गाइस डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, कल भी आए थे, फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, तो अच्छे से सारे इस टॉपिक के क्वेश्चंस कवर कर लेना। सो डीपीएसपी की अगर हम बात करें, विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही पता होना बहुत जरूरी है। आपसे पूछा ये गया था कि इसमें कितने आर्टिकल्स हैं इन टोटल, ठीक है, डीपीएसपी के अंतर्गत जो आते हैं। सो गाइज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 ऑफ पार्ट 4 जितने भी हैं वो डीपीएसपी के आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, उसमें सारी ही चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। ओके, एंड द फ्रेम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो डीपीएसपी है इसके जो फीचर्स हैं ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, तो दैट हैज बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द किराना घराना? तो किराना घराना जो है वो अब्दुल करीम खान के द्वारा आप कह सकते हैं बनाया गया था। और जो किराना घराना है वो एक हिंदुस्तानी म्यूजिक अप्रेंटिसशिप ट्रेडिशन है, जिसको हम हिंदी में बेसिकली घराना के नाम से जानते हैं। और ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था बाय बंदे अली खान 19th सेंचुरी में। और उनके जो कजन्स थे अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, इन दोनों तीनों के इस पर्टिकुलर चीज में आने के बाद ये काफी ज्यादा फेमस हो गया था। Okay, next question, who summons the session of Rajya Sabha? So it's the president who does that. एंड आर्टिकल 108 जो है ये आपका, ये प्रेसिडेंट को अथॉरिटी देता है जो कि जॉइंट सिटिंग्स को बुला सकते हैं पार्लियामेंट में। सो आर्टिकल 108 ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड रिलेटेड टू दिस थिंग। Okay, next question, who was the first census commissioner of India after independence? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज अशोक मिश्रा, जो कि सबसे पहले सेंसस कमिश्नर के नाम से जाने जाते थे एंड सेंसस कमिश्नर की पोस्ट पे अपॉइंट किए गए थे इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले। सो अशोक मिश्रा। Okay, next question. The Hindu College in Kolkata was established in 1817 during the tenure of which governor? So पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है कि कहाँ पे हिंदू कॉलेज को कहाँ पे बनाया, कोलकाता में। कब बनाया? 1817 में बनाया। फिर बात करते हैं किस गवर्नर के टेन्योर में बनाया। तो गाइस जब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का शासन काल चल रहा था तब बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लो, इन कोलैबोरेशन विद डेविड हरे एंड अलेक्जेंडर डफ राजा राममोहन रॉय इस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज। ठीक है, तो ये भी किसने किया वो भी जरूरी है, तो राजा राममोहन रॉय भी आपको याद रखना है। ठीक है, इन 1817 में। उसके बाद इन 1825 राजा राममोहन रॉय एस्टेब्लिश्ड वेदांता कॉलेज वेयर कोर्सेज इन बोथ इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेज वर ऑफर्ड। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है अगर आपसे वेदांता कॉलेज के बारे में पूछ लिया जाए तो। ठीक है, the college was formally opened on Monday 20th January 1817 with 20 scholars। ठीक है, 20 स्कॉलर्स के साथ इसको सबसे पहले ओपन किया गया था। और जो फाउंडेशन कमेटी थी इस कॉलेज की जिसने ओवरसॉ करा था एस्टेब्लिशमेंट, जो कि राजा राममोहन रॉय के द्वारा हेड करी जा रही थी। और कंट्रोल की बात करें, जो कंट्रोल था इस इंस्टीट्यूशन का, इट वाज कंप्लीटली वेस्टेड इन अ बॉडी ऑफ 2 गवर्नर्स एंड 4 डायरेक्टर्स। उस पर्टिकुलर बॉडी के हाथ में था सारा कंट्रोल इंस्टीट्यूशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पृथ्वी द्वितीय मिसाइल, पृथ्वी सेकंड जो मिसाइल थी, दैट हैज बीन टेस्टेड वेयर एंड एट विच प्लेस? सो गाइस बात करें कि इसकी टेस्टिंग कहाँ हुई थी, तो इट हैपेंड इन आईटीआर विच इज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जिसको हम शॉर्ट में आईटीआर के नाम से जानते हैं। टू पृथ्वी सेकंड टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स वर टेस्टेड फायर्ड फ्रॉम द, ठीक है, वहीं टेस्ट करा गया, वहीं फायर किया गया और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बोलते हैं, जो कि अब्दुल कलाम आइलैंड पर हुआ था, जो कि बे ऑफ बंगाल में स्थित है ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, एंड बात करें कि कब इसकी टेस्टिंग हुई थी, तो इट हैपेंड इन 10th January 2023।
और जो ये पृथ्वी द्वितीय है, इट इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विच वाज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंस। ठीक है, तो ये हो गया पृथ्वी द्वितीय क्या चीज है उससे रिलेटेड चीज। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो डीआरडीओ गिवन है विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके हमें बता दो। Okay, next question. For what purpose was सेतु भारतम launched by पीएम मोदी? तो गाइस सेतु भारतम जो है इसको नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2016 को लॉन्च करा था। ठीक है, और जब उसका बजट रखा गया था 102 बिलियन रुपीस का, जिसको हम यूएस डॉलर में बोले तो 1.2 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इस बजट के साथ इस सेतु भारतम को लॉन्च करा गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस पर्टिकुलर पर्पस के साथ? विद एन एम टू मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग। ठीक है, जितने भी नेशनल हाईवेज होंगे वो फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग होंगे बाय द ईयर 2000, बाय द एंड ऑफ द ईयर 2019। इस एम को लेते हुए चल रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट हु गॉट द आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। और यहाँ पे आईएएफ का भी फुल फॉर्म आपको मेंशन करना है कमेंट्स में। ठीक है, डू लेट अस नो कि आपको पता है। ओके, सो आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड जिनको मिला था उनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ। तो डॉक्टर एस सोमनाथ इज द करेक्ट आंसर। एंड द चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो का भी कमेंट्स में जरूर से मेंशन कर देना गाइस फुल फॉर्म। ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ इसरो की अगर हम बात करें तो दैट हैज बीन ऑनर्ड विद द आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द ईयर 2024, जिसमें रिकॉग्नाइज करे गए थे इसरो के सक्सेसफुल मिशन को विच वाज चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, विच वाज वेरी सक्सेसफुल, वेरी टफ ऑब्वियसली बट येट वेरी इंटीग्रल ऑल्सो। तो उसके अचीवमेंट्स को देखते हुए जो डॉक्टर एस सोमनाथ थे उनको आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था दिस ईयर। Okay, next question. The main place for the wars between Vijayanagara and Brahmanis is what? तो guys यहाँ पे रायचूर डोअब रीजन जो है वो उस चीज के लिए फेमस है और जाना जाता है। एंड ये जो है इट इज अ ट्रायंगुलर रीजन इन सदर्न इंडिया बिटवीन तुंगभद्रा और कृष्ण रिवर। तुंगभद्रा और कृष्ण रिवर के बीच में आता है जहां पर ये वॉर हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिट इज इशूड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो जब पेंडेंसी रहती है प्रोसीडिंग्स में तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो होता है उसको इशू किया जाता है। एंड आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि 5 तरह की रिट्स होती हैं जो कि इशू कराई जाती हैं, तो आप उनके नाम अच्छे से याद रखना। ठीक है, ओके okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म याद कर लेना। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो होती हैं वो एमएसएमईज को किस तरह से हेल्प करती हैं? तो गाइज एमएसएमई का फुल फॉर्म जरूर से मेंशन करना कमेंट्स में। सो गाइज बेसिकली जो सिडबी होता है वो मनी लैंड करके एमएसएमईज जो भी एंटरप्राइजेस होते हैं मार्जिनल और जो स्मॉल वो होते हैं ना मीडियम स्मॉल और मार्जिनल एंटरप्राइजेस जो होते हैं उनको हेल्प करता है मनी लेंड करके। और बात करें कि सिडबी सपोर्ट कैसे करता है तो सिडबी सपोर्ट्स इमर्जिंग स्टार्टअप्स, जितने भी जो इमर्जिंग स्टार्टअप्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है थ्रू द फंड ऑफ फंड चैनल। ठीक है, फंड ऑफ फंड चैनल के थ्रू उसको सपोर्ट करता है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स वेट इट ऑल्सो प्रमोट्स ऑन्टरप्रेन्योरशिप थ्रू क्रेडिट प्लस इनिशिएटिव। क्रेडिट प्लस इनिशिएटिव का यूज करते हुए भी हेल्प करता है। Okay, next question. India's Lakshya Sen missed men's single bronze medal at the Paris 2024 Olympics badminton tournament after losing to which country's player? So guys, Malaysia का वो player था जिससे वो हार गए थे and that is the reason why he missed it. Okay, next and the last question for today. Which religion did the पाल जो लोग थे, पाल वंश के जो लोग थे वो फॉलो करते थे? सो बुद्धिज्म इज द करेक्ट आंसर। जो पाल्स होते थे वो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। एंड द एम्पायर वाज फाउंडेड विद द इलेक्शन ऑफ गोपाल एज द एम्परर ऑफ गौड़ा इन लेट 8th century। एंड ये जो पाल थे, दीज पाल्स स्ट्रॉन्ग होल्ड वॉज लोकेटेड इन बंगाल एंड ईस्टर्न बिहार, यहाँ पर लोकेटेड थे।
ठीक है गाइस, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपके आरपीएफ के 2 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, यू कैन गो एंड वॉच दैट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी विल सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।